कुछ दिन बाद फिर कॉल आती है, एक हफ्ते बाद मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद आपने बकाया 10,40,000 रुपये का अर्जेंट और करना है। मैंने कहा काशिफ भाई आपसे मेरी पेमेंट आफ्टर वीज़ा बात हुई थी, अगर आपने 9 लाख रुपये नहीं दिए तो बकाया जो 10,40,000 बकाया जो 9 लाख है ना वो हमारे ज़ाया हो जाएंगे, वो पेमेंट फंस जाएगी हमारी। तो मैंने कहा काशिफ भाई अगर आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इसने जब रिकॉर्डिंग को सुना ना तो ये इस पे गुस्सा आ गया, इस पे लोगों ने परेशान कर दिया, जिनसे पेमेंट ली हुई थी वो परेशान कर रहे थे, घरों पे आ रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। जब एक मुलज़म की प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी हो कि वो बार बार इस तरह की उससे जुर्म सरजद होते हों, तो फिर पुलिस ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उसको 406 में कन्वर्ट किया है कि उसको बोले यार एक आधी रिंग सेल कर दे मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। इस वक्त मैं काशिफ ज़मीर के जो मुतासरा शहरी हैं दोस्त मोहम्मद खान, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो कराची से केस लड़ते हुए लाहौर तक आ गए हैं। लाहौर में आके इन्होंने 420 का मुकदमा दर्ज करवाया। 420 का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जदोजहद करते हुए जो है आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि 406 में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए हैं। मेरे साथ जुनेद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, ये भी सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी जदोजहद से जो है वो 420 को 406 में कन्वर्ट करवाया गया। तो सारी ये सूरत हाल कैसी है, काशिफ ज़मीर ने कैसे इनको झांसा दिया, कैसे इटली का ख्वाब सुहाना दिखाया और उसके बाद इनसे 20 लाख रुपया जो है वो कैसे इनसे हथियाया, इनसे सारी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मुझे बताएं क्या आपकी बात हुई, कैसे मुलाकात हुई और कितने पैसे अब तक आपने उनको दे दिए हैं? 2 साल पहले कबल काशिफ ज़मीर के साथ दोस्ती हुई मेरी सोशल मीडिया के थ्रू पे। मैंने उनसे ख़ुद रब्ता किया। मैंने काशिफ ज़मीर को बोला कि मैं दोस्त मोहम्मद बात कर रहा हूँ कराची से और आपसे मुलाकात की ख्वाहिश पे रखता हूँ, क्योंकि आप सर आपकी वीडियो को मैं लाइक करता हूँ तो आप मुझे पसंद भी हो। तो उनसे बातचीत होती हुई उन्होंने मुझे कहा कि मेरा अक्सर कराची आना जाना होता है, तो मैं जब भी कराची आया तो आपसे लाजमी मुलाकात करूँगा। इस रास्ते में कुछ टाइम गुजरने के बाद काशिफ ज़मीर की मुझे फिर कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि मैं कराची आया हुआ हूँ। तो मुझे कॉल करता है आप अवेलेबल है? मैंने कहा बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। मैं अपनी लोकेशन उसको शेयर करता हूँ, वो मेरे लोकेशन पे आते हैं, हमारी बातचीत होती है, बैठ जाते गपशप बात है। फिर मुझसे बातों में पूछता कि आप क्या जॉब करते हो और कितनी इनकम सैलरी है आपकी। तो मैंने उनको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से मतलब मैं कराची CTD से वापसता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी। फिर उन्होंने मुझे सैलरी के बारे में बार बार पूछने लगे ना, तो मैंने कहा काशिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है, गुजारा हो जाता है। आपको तब भी शक नहीं हुआ कि जब वो खुद चल के आपके पास आ गया? देखिए शक इसमें क्या होना है, मैं तो ये समझा कि मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। मैं भी ये समझा कि यार मुझसे मिलने के लिए आया, हमारी बातचीत थी, मुझे तो बड़ी खुशी थी कि यार चलो एक मेहमान मेरे लिए आया हुआ है, मैं उसकी खिदमत करूँगा। ये मैंने उससे कहा था कि आप आए मैं खिदमत करूँगा। तो हमने हमारी बैठक की बातों में फिर इसने मुझे कहा कि मेरे पास यूरोप की अच्छी अपॉर्चुनिटी वीज़े आए हुए, अगर आपका इरादा है तो। मैंने कहा मुझे ज़रूरत। आपने बात नहीं की, उन्होंने खुद बात शुरू? उन्होंने बात की मुझसे, मैंने खुद बात नहीं की वीज़े के बारे में कभी भी। हम तो वैसे ही गपशप करके काशिफ भाई माशाल्लाह आपकी वीडियो अच्छी है, आपको देखता हूँ मैं, लाइक करता हूँ, आपके फला मतलब इनके साथ ताल्लुकात है। तो उन्होंने वो कहते कि हाँ यार। फिर मुझे बातों में कहा कि मेरे पास वीज़े भी आए हुए यूरोप के, अगर आपका अच्छा इरादा है, यहाँ क्या सैलरी होगी, या तो मुस्तकबिल भी नहीं है बच्चों का। तो मैंने कहा काशिफ भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया मुझे, और ट्रैप करना नहीं होता, मुझे उन्होंने बातों में ट्रैप कर दिया। तो फिर मैंने प्रोसेस के पूछा, मैंने काशिफ भाई किस तरह प्रोसेस है, किस तरह कितना पेमेंट लगेगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने का प्रोसेस होगा और आपको मैंने 1 महीने से यहाँ से मूव कर देना है। पेमेंट का पूछा तो मतलब कह रहे कि 18 से 20 लाख तक मैं आपसे पेमेंट लूँगा ना। तो फिर बातचीत होती रही, खाना वाना खाने के बाद जो है ना इसने मुझे कहा मैं चलता हूँ। फिर जाते उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप मेरी बात पर ज़रा गौर करना, मेरे पास टाइम भी कम है और ये वीज़े में लगा चुका हूँ। मुझे फिर इसने मोबाइल के अंदर दिखाए भी, जी हाँ, कि पता नहीं कहाँ से अब इसने फ्रॉड का पूरा इरादा बनाया हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी भी है और 20 लाख रुपए जो है ना एक काम के लिए बोल रहे हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो बाहर चला जाए। हमें भी गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ कि 2 साल मतलब हमें एक स्लिप पाकिस्तान दिया जाता है। तो मैंने कहा 2 साल वहाँ लगा के वापस आके जो है ना अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, बच्चों के बेहतर के मुस्तकबिल के लिए चला जाता हूँ। तो मुझे ये इल्म नहीं था कि ये फ्रॉडिया इंसान जो है ना इसने मेरे जेब पे नज़र दी। फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरी इससे बातचीत हुई हमारी व्हाट्सअप पे। इसने मुझसे पूछा क्या इरादा। मैंने कहा काशिफ भाई मेरा इरादा बना हुआ है, तो पेमेंट का शेड्यूल आप मुझे बता दें, किस तरह पेमेंट देनी है आपको। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे अव्वल 9 लाख देने और बाकी आफ्टर 10,40,000 रुपये, मतलब हमारी टोटल पेमेंट 19,40,000 पे तय हो गई थी। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन बाद मैंने कॉल किया, काशिफ भाई मैं लाहौर आ रहा हूँ पेमेंट लेकर, तो आप। उसने कहा आ जाओ। मैं फिर यहाँ से कराची से लाहौर आया, काशिफ ज़मीर को कॉल करता हूँ, वो मुझे रिसीव करता है वहाँ। और काशिफ ज़मीर का सबसे पहले अल्फाज ये थे जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा दोस्त मोहम्मद पेमेंट कहाँ है। तो मैंने कहा कि पेमेंट तो मेरे पास अकाउंट में काशिफ भाई, मैं तो कैश नहीं लेकर आया हूँ। वो कह रहे थे यार वो अकाउंट अर्जेंट मतलब कैश देने थे मुझे। मैंने कहा आप मुझे अकाउंट नंबर देते हैं, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अकाउंट को उन्होंने कहा कि यार मेरा अकाउंट बैंड हो गया था, मैं लगा हूँ अकाउंट बनाने के लिए। फिर मैंने कहा छोटी की तरफ से कोई चेक आप मुझे दे दे ताकि मैं
मेरे पास कुछ सबूत हो ना, कल अल्लाह ने करे वीज़ा ना लगे तो कल हमारी तल्ख कलामी तो ख़राब ना हो, मतलब दोस्ती खराब ना हो। आपने फिर अपने अकाउंट से कैश निकलवा के उनको बाई हैंड दिया? जी हाँ, फिर वहाँ एक शॉप थी फिर दोस्त मार्केट पर, HN के नाम से बहुत बड़ी शॉप है। फिर मैं वहाँ गया, मैंने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, वहाँ से मैंने कैश देकर काशिफ ज़मीर को 9 लाख रुपए कैश दिए। फिर उसने मुझे कहा कि आपने कुछ दिन यहाँ रुकना है, लाहौर में स्टे करना है, मैंने आपको ऑफ़र लेटर देना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहाँ होटल में स्टे किया। कुछ दिन बाद फिर कॉल आती है, 1 हफ्ते बाद मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद आपने बकाया 10,40,000 रुपये का अर्जेंट और करना है। मैंने कहा काशिफ भाई आपसे मेरी पेमेंट आफ्टर वीज़ा बात हुई थी, अब मैं ये पेमेंट कहाँ से लेकर आऊँ? ये 9 लाख रुपए इतनी मुश्किल के साथ मैंने अपने भाइयों से कज़नों से लिए, 10,40,000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा दोस्त मोहम्मद अगर आपने 9 लाख रुपए नहीं दिए तो बकाया जो 10,40,000 बकाया जो 9 लाख है ना वो हमारे ज़ाया हो जाएंगे, वो पेमेंट फंस जाएगी हमारी। या मुझे इसने और ब्लैकमेल कर दी, मतलब फिर मैंने फंस गए कि अगर मैं मज़ीद पैसे नहीं देता तो वो पहले वाली पेमेंट जो है वो भी मर जाएगी, तो इसलिए आपने उधार उठाने शुरू कर दिए। फिर मैंने भाई को कॉल की, भाई को मैंने बताया कि इस तरह वो तो मेरा प्रोसेस अर्जेंट करवा रहा है और आपने पेमेंट अरेंज करनी है। फिर मैंने मामू को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2 दिन बाद पेमेंट 2 लाख आ गई। भाई ने मुझे अकाउंट में भेज दिए, मैंने कैश करवा के दे दिए। 3 दिन ये मुझे दिन में 35 से 40 कॉल करते थे। अच्छा, आप जब तक ये प्रोसीजर चल रहा था आप लाहौर में स्टे किया हुआ था? जी हाँ, मैं लाहौर में ही था। उसने अपने पास स्टे करवाया हुआ था या आपने बाहर कहीं होटल में कमरा लिया? क्या स्टे करवाना, वो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए पेमेंट के लिए आता था और वापस चला जाता था। पेमेंट लेके 1 सेकंड में नहीं रुकता था मेरे पास। जी हाँ, अकेले कभी एक गाड़ी लेकर आया, कभी लैंड क्रूजर लेकर आया, तो कभी सिविक गाड़ी लेकर आया। पेमेंट 1 मिनट में लेकर वापस चला जाता था। तो मुझे यहाँ थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगा। मैंने काशिफ, फिर वो मुझे कहता है कि यार मैं आपका प्रोसेस बहुत अर्जेंट करवा रहा हूँ और एजेंट पे मैंने बहुत जोर दिया हुआ है कि जितना जल्दी आपका काम हो सके आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ मैं फिर लाजिम बात है, मैं परेशान था। मैंने भैया के थ्रू मतलब पेमेंट पूरी 19,40,000 मंगवा कर उसको मैंने दे दी, पेमेंट क्लियर कर दी। उसके बाद 1 माह का टाइम भी गुजर गया। उसके बाद फिर जब आपने उससे ये कहा कि मेरा 1 माह का टाइम भी गुजर गया है, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये मुझे टाल मटोल करने लगा। मैंने कहा वीज़े का प्रोसेस चल रहा है, आपने सब्र नहीं करना है, ये वो। मैंने कहा काशिफ भाई अब मैंने पैसे लिए उधार लोगों से, आपने तो कहा लोगों से उधार भी पकड़ ले लो, मैं आपको वहाँ दोस्तों के पेट्रोल पंप है वहाँ आपको अच्छी जॉब दिलवा कर अच्छी इनकम कमाओगे। तो उसकी वजह से मैंने दोस्तों से पेमेंट ली हुई है। इस रास्ता में तकरीबन 1.5 महीना होने वाला, 2 महीने होने वाले। तो वो फिर जो है ना, मैंने बड़ा परेशान होकर जो है ना इसको मैंने कहा काशिफ भाई अगर आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इसने जब रिकॉर्डिंग को सुना ना तो ये इस पर गुस्सा आ गया। इस पर आपके पास क्या मौजूद है, किसने क्या कहा है उसने? मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद है। वीज़े से पहले इसने मुझे कहा कि अगर आपने पूरी पेमेंट जितनी जल्दी अरेंज कर ली तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती भी खाऊंगा और आपका 1 रुपये भी वापस करूंगा। पेमेंट मैंने अरेंज कर दिए, दे दिए। फिर जब पेमेंट वापस मैंने मांगना चाहा तो इसने इतनी गलीज किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, माँ बहन की गालियाँ दी। हमें ये तरबियत तो नहीं मिली। मैंने उस पर कहा काशिफ भाई मुझे मेरे पेमेंट चाहिए, मैंने लोगों को पेमेंट देनी है, आप वो ऑडियो में आपको दूंगा रिकॉर्डिंग, आप अपने नाज़रीन को लाजमी सुनाना। इतनी गलीज किस्म की गालियाँ इसने मुझे दी है, हमें ये तरबियत बिल्कुल नहीं मिली है। इस तरह गलीज अल्फाज हम इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने इसको ये कहा काशिफ भाई कि मुझे ये पेमेंट लोगों को देनी है, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आपकी बात नहीं सुनी, आपके नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन गए हैं वहाँ पे कितनी दुश्वारी हुई ऐसे बाअसर बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवाने? मैं कराची में था 1 साल, मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाह रहा था क्योंकि यही आवाज़ उठनी थी कि दोस्त मोहम्मद सिटी के अलकार के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। तो हर इंसान को अपनी इज़्ज़त भी, मेरे को इज़्ज़त की वजह से मैं आ नहीं रहा था। फिर बहुत लोगों ने परेशान कर दिया, जिनसे पेमेंट ली हुई थी वो परेशान कर रहे थे, घरों पे आ रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। तो यहाँ मैंने फिर स्टैंड उठाया, मैं लाहौर आया इसके पीछे। मैं जो ही लाहौर आया तो यहाँ मुझे किसी ने कहा कि आपने DIG फैसल कामरान साहब से अपील करो, वो शायद आपकी बात सुन लें। मैंने एक दरख्वास्त DIG फैसल कामरान साहब को फॉरवर्ड करनी थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 15 मिनट के अंदर जवाब आया। मुझे बुलाया गया, मेरे तमाम एविडेंस को देखा गया। एविडेंस के बाद SP मॉडल के पास मेरी इंक्वायरी हुई और SP मॉडल ने अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग थाने में इसके खिलाफ 420 का फ्रॉड का पर्चा दर्ज हो गया था, मतलब काशिफ ज़मीर के खिलाफ। आपको पुलिस क्या कहती है? पुलिस उससे अरेस्ट कर रही है, नहीं कर रही? वो उसकी वोट किन डेटों पे आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे ही इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस पंजाब पुलिस अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी एफर्ट के साथ मेरे साथ वो रेडों पे गई है। इसके घरों पे हमने रेड मारे, लेकिन जहाँ हम इसके घर पे गए ये वहाँ से छोड़ चुका था। फिर एक हमें और इत्ला मिली कि फ़लाँ एक जगह पर स्टे कर रहा है, हम वहाँ गए, वहाँ से भी मतलब ये घर चेंज कर चुका हुआ था। मतलब इसका एक घर नहीं है, ये घर चेंज करता रहता है। FIR गुजर तकरीबन मैंने 16 तारीख को, पिछले महीने की 16 तारीख को करवाई थी FIR। तो यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, तकरीबन 1 माह का टाइम गुजर गया है, इसमें कितनी दफ़ा डेट पड़ी है आप? दूसरी डेट पड़ी है, लेकिन ये किसी डेट पर नहीं आ रहा, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा है। पुलिस पे शामिल तफ्तीश इसको हुक्मनामा भेजा जा रहा है, लेकिन ये पुलिस के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा। आपका क्या मुताल्बा?
मैं पंजाब पुलिस से यही मुतालबा है कि इस बेज़मीर इंसान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और मैं अपनी आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ, देखने वाले से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं इस फराडी के जाल में आ चुका हूँ, मैं तमाम उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। खुदारा अपनी लाइफ एंजॉय करे, खुदारा अपने बच्चों के साथ अपने मुस्तकबिल के उसके ख्वाब ना देखे। ये सोशल मीडिया पे जिस तरह ये चमकती हुई चीज़ है, ये बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें निकलवाना, सोशल मीडिया को देखना, ये इससे गेस परहेज़ करें, नहीं जाए इसके पास। मैं यही अपील करता हूँ। और लास्ट में मैं CM पंजाब मरहूम नवाज साहब से अपील करता हूँ और CM चीफ जस्टिस साहिबा पंजाब और CCD जफ़र सुहेल साहब से अपील करता हूँ कि इस बेज़मीर टिकटॉक इंसाफ को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। जी, आपने सारी बात सुनी है। इंसाफ के लिए जो है वो कराची से लाहौर आके बैठे हुए हैं और इनको इंसाफ दिलवाने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर जुनैद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक केस का क्या प्रोसीजर है, कहाँ तक फॉलोअप इसका आया और इस पर क्या सज़ा बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि अब तक केस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसने अपनी इंटरम करवाई है नहीं करवाई, पुलिस ने अभी तक उसके अलावा किसी को गिरफ्तार किया नहीं किया, और जो आप बता रहे हैं कि दफ़ा 406 अब जो आज़ाद हो गई है, इसकी कितनी सज़ा होगी? खान साहब 16/4 को इनकी FIR का अंदराज होता है। DIG ऑपरेशन के हुक्म पे 420 की FIR जो बेलेबल ऑफेंस है फ्रॉड की, वो फ्रॉड की 420, जो आम लोगों के लिए तो वो 420 फ्रॉड का पर्चा है, लेकिन वो अगर उसको आप कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो फ्रॉडी लोग होते हैं वो पुलिस को खुद ये कहते हैं कि यार हमने 20-30-40 लाख रुपया देना है, तो आप ऐसा करें हमसे 2 लाख रुपया लें और 420 की हम पे FIR दर्ज करवा दें ताकि हम बाई से वो क्लियर कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अमाउंट जितनी मर्जी हो, 420 जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। जी, 420 जो है बेलेबल ऑफेंस है। और जब एक मुलज़म की प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी हो कि वो बार बार इस तरह की उससे जुर्म सरजद होते हों, तो फिर पुलिस ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उसको 406 में कन्वर्ट किया है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इनके पास वॉइस नोट और उनकी जो फॉरेंसिक भी किसी मौके पे करवानी पड़ी तो वो ओरिजिनल है एकदम। 406 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 10 साल उसकी सज़ा भी है। लास्ट 16/4 को वो FIR का अंदराज होता है। आज जो है वो उसको 406 में कन्वर्ट किया जाता है। पुलिस की तफ्तीश में ये गुनाहगार है, वहाँ पे ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक बार प्री अरेस्ट करवाने के लिए जो है वो गया है कोर्ट में, उसके बाद ये ना तो ऑनरेबल कोर्ट में गया है, ना ये पुलिस के पास शामिल तफ्तीश हुआ है। मतलब ये खुलम खुला जो है वो कानून को जो है वो चैलेंज कर रहा है कि जी मैं जो है वो कानून से बालातर हूँ, मुझे को बंदा अरेस्ट नहीं कर सकता, मुझे को बंदा पकड़ नहीं सकता। आज वो एक फेक किस्म का मेडिकल इनका एक वकील साहब दे गए हैं कोर्ट में कि जी वो बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, तो इस वजह से हमें जो है ना एक डेट आप और दे दें। तो जज साहब ने सख्ती से तनबीह की है कि जी आप शामिल तफ्तीश ना हुए तो मैं आपकी बेल जो है वो खारिज कर। आम रूटीन में तो ये देखा जाता है कि सेशन कोर्ट में अगर टाइम पे ना पहुंचे, 10 मिनट लेट हो जाएं तो अखराज रिपोर्ट बन जाती है, खारिज कर दी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ मेडिकल की बेस पे जो है डेटें मिलती जा रही हैं। बस वो 1-2 डेट पे जो है वो मुलज़म को भी बेनिफिट जो है वो दे देते हैं जज साहब, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अभी जो नेक्स्ट डेट है कोशिश कर रहे हैं कि 25 से नीचे आ जाए, ये 5-6 दिन की डेट पड़े। इसकी जो बेल है वो डेफिनेट बात है यहाँ से खारिज होनी है। 406 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके पास इनके पास जो है एक सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है उसके अगेंस्ट, तो 406 की जो बेल है वो सेशन से खारिज हुई है। आपने सारा इनका केस स्टडी किया है, इसके अलावा उसने कहाँ पे फ्रॉड किए हैं लोगों के साथ? खान साहब उसने जो उसका पाकिस्तान में अगर आप पूछते हैं तो एक वो यतीम बच्ची है उसके साथ 4 लाख का फ्रॉड है। फिर वो पिंडी से कुछ खोखर बरादरान उनके नाम पे 5-6 लाख का फ्रॉड है। फिर नवीद रेंट कार है लाहौर में सब्ज़ार में, उसके साथ फ्रॉड है। फिर ये हमारे भाई हैं, इनके साथ 19,40,000 का फ्रॉड है। ये तो मैं आपको नेशनल फ्रॉड बता रहा हूँ, इंटरनेशनल फ्रॉड है वो तो आप खुद देख सकते हैं ना। एंगन अल्तान का देख लें, ये जो लास्ट टाइम दुबई में वो इंडियन एक्टर है उसका देख लें, संजय दत्त का। इस तरह कई बेशुमार है जो हमारी नज़रों से ओझल है। अभी उम्मीद है कि जब इस बंदे को पकड़ा जाएगा तो वो तमाम करैक्टर सामने आएंगे जो इसके बिहाइंड सीन बैठे हुए हैं कि यार कोई बंदा स्टार ले तो हम इसके पीछे हैं। तो आप ये समझते नहीं है कि ये भी ऐसे जो केसेस हैं, जो ऐसे फ्रॉडिये लोग हैं, इनके केसेस जो हैं ये भी CCD के हवाले करने चाहिए ताकि जल्दी ये लोग ट्रेस हो जाएं? भाई मैं तो इस हक में हूँ कि बिल्कुल करने चाहिए। और जो आपका जस्टिस सिस्टम है वो इतना फास्ट हो, अब वो तो प्री अरेस्ट बेल इंजॉय कर रहा है।
प्री रेस्ट बेल वो इंजॉय कर रहा है और सफ़र ये बंदा कर रहा है जो कंप्लेनेंट है। तो इस पे थोड़ा सा जो है ना नजरसानी की जरूरत है। वो तो बताता है कि मैंने किलो के हिसाब से सोना पहना होता है, तो मेरा तो ख्याल है अगर इनका 20 लाख रुपया तो 3-4 तोले सोना बेचेगा तो उसका तो पैसे पूरे हो जाएंगे। वो मैं आज इनको सुबह कह ही रहा था कोर्ट में कि उसको बोले यार एक आधी रिंग सेल कर दे, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो अब तो ये जो है ना वो ये आपस की बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो देखें, झूठ और खून खान साहब कभी छुपता नहीं है। तो इनके पास जो है ना वो कभी इन्होंने मुझे बताया है कि जी मैंने कभी कोई किसी की रिकॉर्डिंग सेव नहीं की, कभी मैंने किसी को एविडेंस सेव नहीं की, लेकिन खुशकिस्मती है कि इस बंदे की चैट डिलीट ही नहीं की। A to Z मैसेज जो है मैंने खुद सुने हैं और मैंने पुलिस रिपोर्ट मुलाजा की है, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। पुलिस ने उनके अगेंस्ट लिखा है? जी पुलिस ने इसके अगेंस्ट लिखा और पुलिस ने सिफारिश की है जज साहब को, असलम साहब है ASJ, कि इसकी जो प्री रेस्ट है उसको खारिज करें और हम इसको पकड़ें। ये आपने सारी बात सुनी है किस किस तरीके से जो है फ्रॉड किए जा रहे हैं, और फ्रॉड करने का जो तरीकाकार है वो भी आपको सारा दिखाने की कोशिश की कि जो टिकटॉकर हैं ये खुद फेमस होते हैं और उसके बाद जब टिकटॉक से पैसा आना बंद हो जाता है तो कैसे कैसे फ्रॉड किए जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को ये कहा जाता है कि आप हमें मिलने आए, और उसके बाद मिलने के बाद जो है उनको ये पूछा जाता है कि आपके पास आमदनी कितनी है, आपके पास कितना पैसा है। उसके बाद उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसके बाद लूट लिया जाता है। लूटने के बाद जो है ये शख्स फरार हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कितने मसादीन जो है मजीद इनके सामने आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।